नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। प्रधानमंत्री ने विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की और सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज की रूपरेखा तैयार की। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को 4 महीने के अंदर दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने संबंधी निर्देश जारी करने का आदेश दिया। वित्त मंत्री के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत की वित्तीय प्रौद्योगिकी अंगीकरण की दर 64% की तुलना में 87% है और क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की ऋणग्रस्तता इस दशक में उच्चतम स्तर पर बनी रहेगी। और आइए खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं। इन विशेष गुणों वाली फसलों की किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा विकसित किया गया है। ये फसलें जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार की गई हैं। इन 35 किस्मों में शामिल हैं काबुली चने की सूखा सहन करने वाली किस्म, विल्ट और स्टेरिलिटी मोज़ेक प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन की जल्द पकने वाली किस्म और चावल की रोग प्रतिरोधी किस्म। दूसरी हैं उच्च पोषण युक्त फसलें, जिनमें शामिल है गेहूं, बाजरा, मक्का और काबुली चना आदि की बायो फोर्टिफाइड किस्में। ये विशेष लक्षणों वाली फसलों की किस्में कई समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगी, जैसे कि कृषि के समक्ष जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिम, जैसे नए कीटों के हमले, नए रोगों में वृद्धि आदि। ICAR ने जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता के आकलन के मुताबिक भारत में 109 ग्रामीण जिले अत्यधिक उच्च जोखिमग्रस्त जिलों के रूप में, जबकि 201 जिले जोखिम यानी रिस्क वाले जिलों के रूप में वर्गीकृत किए हैं। कुछ फसलों में पोषण रोधी कारक पाए गए हैं, जो कि मानव और पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ANF यानी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स यानी कि पोषण रोधी कारकों को उन पदार्थों के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में प्रजातियों के सामान्य मेटाबॉलिज्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये अगर खाद्य पदार्थों में मौजूद होते हैं तो पोषण को प्रभावित करते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के परिसर का भी उद्घाटन किया है। अगली खबर सेबी से संबंधित है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज की रूपरेखा तैयार की है। सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस स्थापित करने का प्रस्ताव पहली बार वर्ष 2019 में केंद्रीय बजट के दौरान प्रस्तुत किया गया था। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक विनियमित वित्त पोषण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। ये प्लेटफॉर्म लाभकारी सामाजिक उद्यमों और गैर लाभकारी संगठनों को सामाजिक उद्देश्य के लिए धन जुटाने की अनुमति प्रदान करता है। कुछ सबसे प्रमुख सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं यूनाइटेड किंगडम का सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कनाडा का सोशल वेंचर कनेक्शन और सिंगापुर का इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज। दरअसल सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस की आवश्यकता इसलिए है ताकि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाले उद्यमों को पूंजी जुटाने के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करवाई जा सके। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाकर विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार पर भार को कम किया जा सके। साथ ही बेहतर परियोजना कार्यान्वयन के लिए भी ये आवश्यक है, क्योंकि सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस में सूचीबद्ध उद्यमों के प्रदर्शन की सूक्ष्मता से निगरानी की जाएगी। सेबी ने भी एक गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने के लिए रूपरेखा की घोषणा की है। ये एक्सचेंज निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण प्राप्तियों यानी EGR के रूप में प्रतिभूति प्रदान करेगा। अन्य प्रतिभूतियों के समान ही EGR यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स का कारोबार, समाशोधन और निपटान किया जा सकेगा। साथ ही ये स्वर्ण के उचित और पारदर्शी मूल्य की खोज करने, इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी और गुणवत्ता का आश्वासन देने में सहायता करेगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए फ्रेमवर्क में कई चीजें शामिल हैं, जैसे SSC मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज के एक अलग खंड के रूप में सेबी के विनियामक दायरे के अंतर्गत काम करेगा। सेबी द्वारा अनुमोदित 15 व्यापक पात्र सामाजिक गतिविधियों के आधार पर उन गतिविधियों से जुड़े गैर लाभकारी संगठन सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकरण के बाद इक्विटी, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि के माध्यम से वित्त जुटा सकते हैं। सेबी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी और स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए के कोष के साथ क्षमता निर्माण निधि स्थापित करेगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत या धन जुटाने वाले सामाजिक उद्यमों के लिए सोशल ऑडिट यानी सामाजिक लेखा परीक्षण अनिवार्य होगा।
अगली खबर जीएस पेपर 2 के कमजोर वर्गों के लिए सरकार की नीतियों से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने संबंधी निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के मुताबिक निर्देश जारी किए जाने चाहिए। ये धारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 4% आरक्षण निर्धारित करती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के मुताबिक संदर्भित दिव्यांग व्यक्ति से मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जो एक निर्दिष्ट दिव्यांगता के 40% से कम दिव्यांग नहीं है, जैसा कि प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। इससे पहले सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्यवाद में जनवरी 2020 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने ये पुष्टि की थी कि दिव्यांगजनों को केवल नियुक्ति में ही नहीं बल्कि पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार प्राप्त है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। केंद्र सरकार ने रिक्तियों की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की थी। सरकार ने ये तर्क प्रस्तुत किया था कि उच्चतम न्यायालय के 2 निर्णयों के बीच एक विरोधाभास है और वो 2 निर्णय थे भारत संघ बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वाद और राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ वाद। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि एक दिव्यांग व्यक्ति पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, भले ही वो नियमित श्रेणी में नियुक्त किया गया हो तथा नियुक्ति के बाद वो दिव्यांग हुआ हो। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये स्वीकार किया था कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की गणना समूह ए, बी और डी के मामले में कैडर स्ट्रेंथ में रिक्तियों की कुल संख्या पर आरक्षण की गणना करके की जाएगी। और राजीव कुमार गुप्तावाद में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को समूह ए और बी में सभी चिन्हित पदों पर दिव्यांगजनों को आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया था। अगली खबर पेपर 3 अर्थव्यवस्था से संबंधित है। वित्त मंत्री के मुताबिक वैश्विक स्तर पर भारत की वित्तीय प्रौद्योगिकी अंगीकरण की दर 64% की तुलना में 87% हो गई है। वित्त मंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 में अपने संबोधन के दौरान इस तथ्य का उल्लेख किया कि वर्तमान में भारत डिजिटल गतिविधियों और डिजिटल भुगतान के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। फिनटेक संयुक्त रूप से उन कंपनियों के लिए यूज करने वाली एक पदावली है जो कि वित्तीय सेवाओं को प्रभावित करने वाले तकनीकी नवाचार को दर्शाती हैं। भारत में फिनटेक पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं जैसे कि सीमित पहुंच, अपर्याप्त क्रेडिट इतिहास और नकदी संचालित लेन देन अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक समाधान करने में सक्षम है। भारतीय फिनटेक बाजार का मूल्य वर्तमान में $31 बिलियन है। इसके वर्ष 2025 तक $84 बिलियन तक पहुंचने की अपेक्षा की गई है। उदाहरण के लिए पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग, ब्लॉकचेन तकनीक, बिग डेटा और ई एग्रीगेटर्स भारत में फिनटेक विकास के संचालकों में शामिल हैं। उच्च मात्रा में वित्त पोषण, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी कि आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई, नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संचालित व्यापार मॉडल का कार्यान्वयन, सेलफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की अत्यधिक संख्या। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने उत्तरदायी डिजिटल भुगतान के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। ये रिपोर्ट सरकार, उपयोगकर्ताओं और उद्योग एवं व्यवसायों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत कई सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है, जैसे कि सभी उपयोगकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना, ये सुनिश्चित करना कि धन सुरक्षित और सुलभ हो, महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान करना और डिजिटलीकरण प्रक्रिया में महिलाओं की समानता सुनिश्चित करना तथा ग्राहक डेटा की सुरक्षा करना। अगली खबर भी अर्थ जगत से संबंधित है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की ऋणग्रस्तता इस दशक में उच्चतम स्तर पर बनी हुई है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वैश्विक महामारी के बाद राजस्व को बढ़ावा देने वाली रिकवरी के बावजूद राज्यों की कुल ऋणग्रस्तता यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण चालू वित्त वर्ष में 33% तक होने की अपेक्षा की गई है। आपको बता दें कि कई कारणों की वजह से उच्च राजस्व अंतर्वाह यानी कि जो राजस्व प्राप्त हो रहा है और जो खर्च होने वाला राजस्व है, यानी कि सरकार जिस राजस्व को खर्च करेगी उसमें वृद्धि की वजह से मिलने वाली राजस्व आय का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि सरकार के उच्चतर प्रतिबद्ध व्ययों की बात की जाए तो इसमें वेतन, पेंशन और ब्याज लागत से संबंधित व्यय शामिल हैं। वहीं उच्चतर आवश्यक विकासात्मक व्ययों की बात की जाए तो सहायता अनुदान, चिकित्सा और श्रम कल्याण संबंधी व्यय हैं। अब आपको बताते हैं कि राज्यों द्वारा अधिक उधारियां किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं। ये अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को बढ़ाएंगी, ये नए कारखानों में निवेश करने के लिए व्यवसायों के लिए वित्त की उपलब्धता को कम कर सकती हैं
हैं। राज्यों की अधिक उधारियों की वजह से नए श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की निजी क्षेत्र की क्षमता प्रभावित होगी। इसके अलावा उच्च ऋण जीडीपी अनुपात एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है जहां राज्य अपने राजस्व व्यय का उपयोग नई परिसंपत्ति सृजित करने की बजाय अधिकाधिक ब्याज भुगतान के लिए करेंगे। अब ऐसे में राज्य वित्त में सुधार करने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए गए हैं। जैसे केंद्र ने राज्यों के लिए उधार सीमा को वर्तमान में जीएसडीपी यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। केंद्र ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को अनुदान के रूप में लगभग 80,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि राज्य के राजस्व के स्रोत कौन कौन से होते हैं। इसे दरअसल 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक है कर राजस्व, एक है गैर कर राजस्व और तीसरा है केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। तो कर राजस्व के अंतर्गत शामिल है राज्य का स्वयं का कर राजस्व और केंद्र से कर हस्तांतरण। इसके अलावा कर राजस्व में आयकर, संपत्ति और पूंजीगत लेन देन पर कर, वस्तुओं और सेवाओं पर कर शामिल है। गैर कर राजस्व में शामिल है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश और लाभ तथा प्रशासनिक सेवा के लिए शुल्क। और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान में शामिल है आपदा राहत अनुदान, स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और राजस्व घाटा अनुदान। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेकिन संक्षिप्त खबरों के बारे में। ग्रीन वॉयस 2050 परियोजना, इसे मई 2019 में लॉन्च किया गया था। ये नॉर्वे और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा संचालित एक संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य पोत परिवहन उद्योग को भविष्य में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योग में बदलना है। ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन के लिए प्रासंगिक जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विकासशील देशों को समर्थन प्रदान करती है। इस परियोजना के तहत भारत को विश्व के ऐसे प्रथम देश के रूप में चयनित किया गया है जिसने ग्रीन शिपिंग यानी हरित पोत परिवहन से संबंधित एक प्रायोगिक परियोजना का संचालन किया है। बैंक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को धोखाधड़ी वाले ऋणों की बिक्री कर सकते हैं। इस कदम से खरबों रुपए के ऋणों की वसूली के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्टों के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2021 के बीच बैंकों ने 3.95 ट्रिलियन मूल्य के धोखाधड़ी वाले ऋणों की सूचना प्रदान की है। एआरसी एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था है जो बैंक देनदारियों को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर खरीद सकती है। इसके साथ ही ऋण या संबंधित प्रतिभूतियों को स्वयं ही वसूल करने का प्रयास करती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण का आंकड़ा 50 लाख के पार हुआ। उद्यम पोर्टल को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एक समग्र मानदंड को अधिसूचित करने के बाद लॉन्च किया गया था। ये मानदंड जुलाई 2020 से प्रभावित हुआ था। इस मानदंड में किसी उद्यम को एमएसएमई वर्गीकृत करने के लिए निवेश और टर्नओवर दोनों को एक मानदंड के रूप में शामिल किया गया था। ये पोर्टल देश में एमएसएमई की संख्या पर डेटा एकत्र करने में सरकार की सहायता करेगा। इस पोर्टल की विशेषताएं ये हैं कि इसके पंजीकरण की प्रक्रिया को कागज रहित बनाया गया है और ये स्व घोषणा पर आधारित है। इसके अलावा ये पंजीकरण के नवीनीकरण की आवश्यकता को भी समाप्त करता है। एमएसएमई के लिए सरकारी योजनाओं जैसे क्रेडिट गारंटी योजना, सार्वजनिक खरीद नीति आदि का लाभ उठाने की दिशा में उन्हें सहायता प्रदान करना, साथ ही एमएसएमईज को बैंकों से प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में ऋण प्राप्त करने के लिए भी पात्र बनाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, हाल ही में एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार ने 2 पहलों को आरंभ किया है। पहली है कौशल उन्नयन के लिए आपदा मित्र और दूसरी है स्थानीय भाषा में एसएमएस के माध्यम से स्थान आधारित लक्षित अलर्ट चेतावनी के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन की दिशा में कार्य करने वाला एक शीर्ष निकाय है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एनडीएमए के निर्माण और राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्रों के सृजन को अनिवार्य बनाता है। आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक विशेष बल यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीएमए के अंतर्गत कार्य करता है। सेंटिनल साइट की निगरानी, हाल ही में केंद्र ने सेंटिनल साइटों के माध्यम से प्रमुख डेटा संस्करण जो कि कोविड-19 पर गठित किया गया है, इसकी निगरानी बढ़ा दी है। सेंटिनल साइटों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को चिन्हित किया जा सकता है और वहां से समय समय पर रैंडम सैंपल्स एकत्रित किए जा सकते हैं। साथ ही ये विशिष्ट स्वास्थ्य घटनाओं से संबंधित रुझान प्राप्त करने या प्रारंभिक चेतावनियों का पता लगाने के लिए समय के साथ डेटा की तुलना करने में भी सहायता करती है। ये विभिन्न रोग जनकों, आयु वितरण, जोखिम
कृत्रिम कारकों आदि की वजह से होने वाले अनुपातों पर आवश्यक महामारी विज्ञान संबंधी सूचनाओं को एकत्र करने में भी सहयोग करती है। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों से संबंधित प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत वन हेल्थ अप्रोच के माध्यम से वर्ष 2030 तक कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे पहले 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। रेबीज एक पशुजन्य और वायरल रोग है। हालांकि टीके के माध्यम से इसकी रोकथाम संभव है। एक बार नैदानिक लक्षण प्रकट होने के बाद रेबीज लगभग 100% तक प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। 99% मामलों में घरेलू कुत्ते मनुष्यों में रेबीज विषाणु के संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। रेबीज अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाया जाने वाला एक रोग है। चक्रवात गुलाब। हाल ही में चक्रवात गुलाब भारत के पूर्वी तट से टकराया। दरअसल उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र गति से घूमने वाले तूफान हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न होता है। ये इन्हीं क्षेत्रों से अपने विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके केंद्र में निम्न दाब होता है। इसके मध्य या केंद्र में एक शांत और मेघ रहित क्षेत्र बन जाता है, जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। इस आंख के चारों ओर नेत्र भित्ति की ओर बादल सर्पिलाकार रूप में बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विस्तृत समुद्री सतह की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में परिवर्तन, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र और समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी विचलन। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ और 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत में विश्वास करते थे। वे बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। वर्ष 1924 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की थी और बाद में भगत सिंह ने एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया था। वर्ष 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा नामक एक युवा संगठन की भी स्थापना की थी। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर षड्यंत्र मामले में मृत्युदंड दिया गया था। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक निबंध भी लिखा था। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। बाराहोती, चमोली, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये भारत चीन सीमा पर विशेषकर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच क्षेत्र में स्थापित 3 सीमा चौकियों में से एक है। जोजिला, कारगिल, लद्दाख। जोजिला समुद्र तल से 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। ये लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। ये लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। वर्ष 2018 में जोजिला टनल परियोजना का उद्घाटन 12 मासी कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए किया गया था। एक बार पूर्ण हो जाने के बाद 14.15 किलोमीटर लंबी ये सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग बन जाएगी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, टीकाकरण अवश्य करवाइए और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।